तो आपका 5 फिंगर क्लासेस में 5 फिंगर क्लासेस की पदहार सीरीज, जिसमें 21 पार्ट्स आपके सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने कि बाल विकास का अर्थ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक एक प्रश्न पर और उसके उत्तर पर, कि प्रश्न का उत्तर क्या पूछा गया है। कि बाल विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक सभी पहलुओं का विकास। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो उस बाल विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास सभी शामिल होते हैं। ये बाल विकास के विभिन्न प्रकार के पक्ष कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने 50 प्रश्न आएंगे जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इस सीरीज़ को मैं आपके लिए इसी वजह से लाया हूँ कि आप जो है सटीक एवं निश्चित तैयारी कर सकें। तो देखिए, दूसरा प्रश्न का है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य है स्थायी अधिगम कराना। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत तेज़ी के साथ में ये क्लास चलेगी आपकी, जिसमें लगभग 50 प्रश्न आपके सामने आएंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न आपके सामने कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि है करके सीखना, जिसको इंग्लिश में लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर बल दिया। क्योंकि समय कम है और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कम समय है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपको निश्चित सफलता दिलाने के लिए ये 5 फिंगर क्लासेस की जो सीरीज चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का अर्थ है स्थायी व्यवहार परिवर्तन। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, और वो किस प्रकार का बताया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि वह स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। इसी को ही अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जहाँ पर बालक जो होता है प्रतीकात्मक सोचता है, यानी कि प्रतीकात्मक ढंग से सोचता है। अगला प्रश्न, अधिगम में प्रोत्साहन का कार्य है। तो अधिगम में प्रोत्साहन का कार्य है सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसको इम्प्रूव करना। अगला प्रश्न, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो विकास का अंतिम लक्ष्य है व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। अगला प्रश्न 9 प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के प्रकारों में कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे अधिगम के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है, क्रियात्मक अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, और तीसरा है परीक्षण और त्रुटि, यानी कि टेस्ट एंड एरर, या इसको कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर, और दूसरा है विरासत अधिगम। इसमें सही गलत जो है वो विरासत अधिगम है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो वह है विरासत अधिगम। यानी कि विरासत अधिगम कोई अधिगम नहीं होता, बल्कि कैसा होता है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग और ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये होती हैं, बाकी विरासत अधिगम नहीं होता। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके सामने कि पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे अर्जित करता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है वह अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से, यानी कि जीन पियाजे मानते थे कि बालक जो है वो सक्रिय प्राणी है। इसको भी ध्यान रखना आप कि पियाजे ने कई बार अपने कथन में इस बात को बताया है कि बालक जो होता है वह एक सक्रिय प्राणी है, एक्टिव ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर बालक अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से निर्माण करता है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संघर्ष। नए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, डीएलएड की परीक्षाओं में, चाहे वह किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न सभी आए हुए हैं। इसीलिए ये सीरीज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि आप एक एक प्रश्न को समझ सकें। तो संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या है, या अर्थ है क्या वह अर्थ है इसमें देखिएगा कि दो विचारों के बीच विरोध होना, दो विचारों के बीच
विरोध होना जिससे नई समझ बनती है। यानी कि जब विरोध पैदा होता है, ये ठीक इसी तरह से मानिए आप कि जैसे कभी हीगल नाम के राजनीति शास्त्री ने कहा था, एक तो वाद होता है, दूसरा प्रतिवाद होता है और तीसरा संवाद होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को शामिल किया गया है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें दो विचारों के बीच विरोध होना, नई समझ और नया ज्ञान और नए अनुभव का प्रतिपादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, आशुबेल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक का पूर्व ज्ञान। यानी कि आशुबेल ने सीखने की प्रक्रिया में प्रीवियस नॉलेज को महत्वपूर्ण माना था। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये बेंड्रा के द्वारा दी गई है। इसका एल्बर्ट बेंड्रा नाम है इसका। के लिए ज़रूरी है कि आप उसका लगातार अभ्यास करते रहें। और इसी चीज़ को थॉर्नडाइक ने अपने नियम में बताया था, जिसको कहा जाता है अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां प्रश्न तक पहुंच गए हैं हम लोग। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, मोटिवेशन का अर्थ है। मोटिवेशन का अर्थ है प्रेरणा, मोटिवेशन। यानी कि इसको मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया या एक ऐसी मनोदशा जिसमें बालक क्रिया को सक्रिय रूप से और आनंदपूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित होता है या प्रेरित होता है, उसी को यहाँ पर प्रेरणा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना। यानी कि स्वयं जो है अपने आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आंतरिक रूप से अपने आप ही मोटिवेट होना और पढ़ने के लिए अपने आप ही सक्रिय होना और जिज्ञासु होना पढ़ने के लिए। जबकि एक्सटेंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि हम दूसरों को देख करके प्रतिस्पर्धात्मक रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम स्वयं को मोटिवेट करके यानी कि इंटरनली मोटिवेट करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम किसी बाह्य स्रोत से प्रभावित नहीं होते। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम के सिद्धांतों में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसने दी है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। प्रमुख व्यवहारवादी E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने अपना प्रयोग जो है एक बिल्ली के ऊपर किया था। ये सारी बातें एग्जाम में किसी ना किसी रूप में सत्य या असत्य में, फिल इन द ब्लैंक में, वन वर्ड में, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये सभी प्रश्न दोबारा बता दूं मैं आपको, ये सभी प्रश्न जो हैं डीएलएड की परीक्षा में
या कि प्रीवियस ईयर में ये सब आ चुके हैं और उन्हीं को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सहपाठियों तक इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और जिससे मैं आगे भी आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहूं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो किसको कहा गया है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी दी वो इवान पेट्रोविच पेवलोव के द्वारा दी गई, जो कि रशिया के मनोवैज्ञानिक और उससे पहले शरीर क्रिया शास्त्री थे, और उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 20 प्रश्न हो चुके हैं आपके सामने। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिगम का प्रमुख नियम है। तो अधिगम का जो प्रमुख नियम जो कि E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसकी मैं कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों नियम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहलाते हैं। अधिगम के जो प्रमुख नियम हैं इनको प्रमुख या प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, जो कि 3 हैं: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने कि बालक में समानता कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में विकसित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि बालक में कंजर्वेशन की जो समझ है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपको कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है? काल्पनिक रूप से सोचता है, या तर्क संगत रूप से सोचता है, या प्रतीकात्मक रूप से सोचता है, या संवेदनात्मक अनुभव करता है? तो यहाँ पर बालक जो है वह यानी कि जो अवस्था है प्रतीकात्मक, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। संवेदनात्मक बालक सीखता है या अनुभव करता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। बच्चा जो है काल्पनिक सोचता है, यानी कि कल्पनाएं बनाता है, इमेजेस बनाता है, ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जबकि तर्कसंगत रूप से जो बच्चा सोचता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सोचता है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति का पहला चरण है। तो स्मृति का पहला चरण है इनकोडिंग। पहला चरण इनकोडिंग होगा, दूसरा चरण जो है वो स्टोरेज होगा, तीसरा चरण जो है वो पहचान होगा, और चौथा चरण होगा आपको पुनः स्मरण, रिकॉल, जिसको इंग्लिश में रिकॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला चरण जो होगा वो इनकोडिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान का संबंध है। तो ध्यान का संबंध किस चीज़ से है? किसी एक वस्तु पर मानसिक एकाग्रता से, यानी कि मेंटल कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो अटेंशन या ध्यान कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, बालक की अधिगम क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो बालक की अधिगम क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो बालक की स्वयं की रुचियों और उसकी प्रेरणा का पड़ता है। यानी कि जो लर्निंग कैपेसिटी है उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है बालक की रुचियों का और साथ साथ उसकी प्रेरणा का पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? यहाँ पर सब देखिए, तो बहुत कई बार स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं और प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझते। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बुद्धि परीक्षण का विकास, यानी कि इसको विकसित किसने किया? तो ये विकसित किया इसको बिने और साइमन, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण को सर्वप्रथम किसने निर्मित किया या बुद्धि परीक्षण का वैज्ञानिक रूप से किसने निर्मित किया, तो उसमें केवल अल्फ्रेड बिने का नाम इसमें आता है, जिन्होंने 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण निर्मित किया, जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। उसका आपको ध्यान रखना है। 3-4 चीज़ें मैंने बता दी आपको, दोबारा सुनिएगा। बुद्धि का पहला साइंटिफिक टेस्ट जो निर्मित किया वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा निर्मित किया गया सन 1905 में, और उन्होंने वह
अल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस देश के निवासी थे, यानी कि फ्रांस में रह कर के उन्होंने उस परीक्षण को निर्मित किया था। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि किस संज्ञानवादी द्वारा। सब संज्ञानवादी यहाँ पर, केवल स्किनर को छोड़ करके स्किनर जो है व्यवहारवादी हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से अलग कौन है, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मनोवैज्ञानिकों के, यानी कि एक ही इज्म के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो उनको नाम दे दिया जाता है और एक अलग रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जीन पियाजे हैं, ये संज्ञानवादी हैं, वाइगोत्स्की हैं, ये भी संज्ञानवादी हैं, कोहलबर्ग है, ये भी संज्ञानवादी हैं, जबकि स्किनर जो हैं ये व्यवहारवादी हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है स्कैफोल्डिंग जो है ये शब्द का प्रयोग किया गया वाइगोत्स्की के द्वारा। इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास का सबसे उपयुक्त वातावरण है। प्रश्न के विकल्प देखकर ही आप समझ गए होंगे कि प्रतियोगी माहौल जो है ये भी वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त जो होगा वह सहयोगात्मक और सामाजिक वातावरण होगा, ना तो दमनकारी होगा, ना ही अकेलेपन का होगा और ना ही प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धात्मक होगा, बल्कि कौन सा होगा, सहयोगात्मक और सामाजिक वातावरण होगा, जो कि बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और 30 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। 30वां प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का परिणाम किसमें दिखाई देता है, यानी कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो किसमें दिखाई देता है। जब हम किसी विषय को बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि उसने किस सीमा तक क्रिया को सीख लिया है, या जो कंसेप्ट उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है किस सीमा तक उसने ग्रहण कर लिया है, और उसके ग्रहण करने के बाद उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर परिणाम या आउटकम्स किसमें दिखाई देता है इसकी ओर संकेत करते हैं। तो वह है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन में। जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखाई देता है तो समझा जाता है कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो सकारात्मक रूप से सामने आ रहे हैं। आगे देखते हैं। बच्चों में जिज्ञासा का विकास किस अवस्था में अधिक होता है। बच्चे में जिज्ञासा का जो विकास है वह बाल्यावस्था में अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं ये जीवन का अनुफल इसलिए कहा गया है कि बालक के अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है और वो कई तरह के अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से करता है। अगला देखिए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह संज्ञानात्मक विकास संबंधित है और इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है वो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसमें उन्होंने किया। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने मैच्योरेशन का अर्थ है। मैच्योरेशन का अर्थ है, यहाँ पे देखिए कि मैच्योरेशन जो है ये आनुवांशिक रूप से होने वाला परिपक्वता का विकास, यानी कि बालक के अंदर एक तो जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन बालक के अंदर दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं कि बालक के अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। वो एक तो लर्निंग के माध्यम से होता है और दूसरा मैच्योरिटी के माध्यम से होता है। तो मैच्योरिटी के माध्यम से जो होगा वो आनुवांशिक रूप से होगा और जो लर्निंग के माध्यम से होगा वो एक्वायर्ड होगा, जो कि वातावरण से अर्जित होता है। यानी कि एक विकास वह है जो आनुवांशिक रूप से हो रहा है और दूसरा विकास वह है जो बालक के अंदर वातावरण से हो रहा है। इसीलिए विकास की जो प्रक्रिया है उसका आधार जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को माना जाता है। आनुवांशिक रूप से परिपक्वता जुड़ी हुई होती है और वातावरण के रूप में लर्निंग जुड़ी हुई होती है, और इन दोनों का जो समन्वित रूप है वही बालक के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, नहीं पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है अधिगम की विशेषता? स्थायित्व, अनुभव पर आधारित, आनुवांशिक रूप से प्राप्त। यानी कि अधिगम जो होता है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त नहीं होता, ये इसका गलत हो जाता है। बाकी सभी जो हैं वह
मालूम कर लिया जाता है। तो ये जॉन डीवी हैं, जिन्होंने अपनी किताब का नाम दिया डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बाल विकास का अध्ययन माइक सही काम कर रहा नहीं कर रहा? हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कि पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये तीसरी अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 40 प्रश्न तक हम लोग आगे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अलग प्रश्न आपके लिए कि ZPD, जिसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो वाइगोत्स्की से है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इस प्रकार का प्रश्न, एक नया प्रश्न आपके सामने आया है, ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे और साथ साथ इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। वाइगोत्स्की ने इस शब्द को दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने एक कभी कभी थोड़ा दिक्कत कर जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा। 41 प्रश्न आपके सामने है कि प्रेरणा का सबसे स्थायी रूप है। तो प्रेरणा का जो सबसे स्थायी रूप है वो कौन सा है? देखिए ज़रा कि इसको आंतरिक प्रेरणा, यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा का जो दूसरा भाग है, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा गया है, इसको अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी बताया है बाह्य प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विचार किसका उदाहरण है? तो विचार जो है ये मानसिक क्रिया है, यानी कि जहाँ पर हम थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो मानसिक क्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सृजनात्मक सोच कॉग्निटिव थिंकिंग का अर्थ है। जो कॉग्निटिव थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग होती है, सॉरी क्रिएटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव नहीं, क्योंकि शब्द बार बार कॉग्निटिव आ रहा है इसीलिए यहाँ पर मेरे मुंह से कॉग्निटिव निकल गया। तो सृजनात्मक सोच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, इसका क्या अर्थ है? कि नवीन व मौलिक विचार प्रस्तुत करना, इसे ही क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग का उद्देश्य है, ये देखिए कौन सा सही उत्तर होगा इसका, कि भावनाओं को बढ़ाना या तथ्यों की तर्कसंगत जांच करना या दूसरों का अनुसरण करना या केवल स्मृति का प्रयोग। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर तथ्यों की तर्कसंगत जांच से होता है, क्योंकि जो भी रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं या थ्योरीज़ हैं या कोई भी कंसेप्ट जो किसी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री ने दिया है, उसकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है कि वह जो सिद्धांत दिया गया है किस सीमा तक वह तर्कसंगत है, लॉजिकल है, और क्या उसका व्यवहारिक प्रयोग जो है वह दैनिक जीवन में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को यहाँ पर लिया गया है कि आपने देखा कि जब थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया तो उसके भी क्रिटिकल एनालिसिस हुआ उसका भी, और इसी प्रकार से स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया, पेवलोव ने अपना सिद्धांत दिया। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग या इनके अपने दोष रहे जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, या कमियां रही, डिमेरिट्स रहे, उसी को यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस कहा जाता है या आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि तथ्यों की तर्कसंगत जाँच करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि समस्या समाधान सोच का कौन सा प्रकार है? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो यह सोच का कौन सा प्रकार है? ये उच्च स्तरीय प्रकार ये कहलाता है, यानी कि लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दोनों जो हैं ये उच्च स्तरीय थिंकिंग कहलाती है, हाई लेवल थिंकिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं।
मुझे उम्मीद है कि जो सीरीज़ आपके सामने आ रही हैं या इससे पहले आई हैं वो सभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। यहाँ पर 50 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और इस वीडियो को अपने सहपाठियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सभी लोगों तक इसको, सभी विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं जो आपके सहपाठी हैं, चाहे वो अपने ही कॉलेज के हों या दूसरे अलग कॉलेज में पढ़ रहे हों, जिनकी 27 तारीख में एग्ज़ाम होने वाला है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आगे देखिए, विचार प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? तो विचार प्रक्रिया में सबसे पहला चरण जो होता है वह है विश्लेषण, एनालिसिस करना या समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम या कंक्लूजन तो लास्ट में होगा, डिसीजन लेना। सबसे पहले होगा समस्या की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति का अर्थ है। यहाँ पे मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है कि मेमोरी जो है वो किस प्रकार की है, किसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि जानकारी का पुनः स्मरण करना, जो आपके पास नॉलेज है उसको रिकॉल करना, ये मेमोरी का मीनिंग कहा जाता है या इसका मेमोरी का एक कार्य है। आगे देखें, 48 प्रश्न आपके सामने हैं कि स्मृति के 3 चरण होते हैं। तो स्मृति के 3 चरण कौन कौन से हैं ये देखिएगा कि ध्यान, भावना, प्रतिक्रिया। भावना मेमोरी में नहीं आएगी। अधिग्रहण, संचयन, पुनः स्मरण। सही उत्तर होगा इसका अधिग्रहण, संचयन एवं पुनः स्मरण। ये स्मृति के तीनों चरण माने जाते हैं या बताए गए हैं। इसमें सीखना नहीं होगा, भूलना नहीं होगा, दोहराना नहीं होगा, सोचना, बोलना, लिखना ये नहीं होगा, बल्कि सही उत्तर होगा ये कि अधिग्रहण, संचयन और पुनः स्मरण। आगे बढ़ते हैं और अंतिम 49 प्रश्न आपके सामने हैं कि दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी का उदाहरण है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का उदाहरण है किसी फ़ोन नंबर को कुछ सेकंड, अगर कुछ सेकंड की बात करेंगे तो ये सेंसरी मेमोरी होती है। यानी कि मेमोरी के तीन चार प्रकार बांटे गए हैं, जिनमें एक सेंसरी मेमोरी होती है जिसमें कुछ सेकंड तक ही आप सूचनाओं को याद रख पाते हो। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे परीक्षा के लिए याद की गई कविता, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। और पढ़ते समय मन भटकना, ये किसी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बचपन की घटनाएं याद रखना, ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम, जिसमें आप बचपन की घटनाओं को भी लंबे समय तक यानी कि अपने वृद्धावस्था तक याद रख पाते हो। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल माना जाता है। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न जो है पीजीटी की परीक्षा में भी आया हुआ है। और पहले ये नेट वगैरह नेट यूजीसी नेट की परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आते थे। उसके बाद पीजीटी में भी प्रश्न आया और ये डीएलएड में भी पूछा हुआ प्रश्न है। फ्लैशबैक किससे संबंधित है? तो यह जो है मेमोरी से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न आपके सामने आए और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार एग्ज़ाम में ये रिपीट होते हैं, आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से संबंधित हैं, जो विद्यार्थी 27 तारीख में एग्ज़ाम देने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी वीडियो जो हैं, लगभग 21 वीडियो आप तक पहुंच गए हैं। 1-2 वीडियो की कोशिश और करूँगा कि संडे तक पहुंच जाएं, जिससे आपकी तैयारी जो है बाल विकास की बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं वो बिल्कुल भी ना छूटें, क्योंकि उन्हीं से ही आपके नंबर गेन हो सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत।